नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिए। पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यह प्रश्न अभी तक 101 बार आ गया है। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत देखिएगा या विज्ञान के अंतर्गत तो ये जितने भी एग्जाम हो रहे टेट के सभी में आ रहे हैं और आकलन परीक्षा जो आपको बिहार, गुजरात सभी में आया हुआ है। ठीक है, पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं किसके तरह? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ते के द्वारा या कोई नहीं। किसके द्वारा पौधे जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? ठीक है, तो अब आप सभी कोई जान रहे हैं कि मान लीजिए पेड़ पौधा है तो क्या करेगा? ये इस तरह का पेड़ पौधा हो गया तो खनिज लवण को अवशोषित करेगा ना। तो यदि हम पेड़ पौधा को यहाँ से काट दिए हैं तो खनिज लवण अब तो अवशोषित नहीं कर रहा, लेकिन जब तक इसमें हरियाली है तो ये पृथ्वी से यहाँ पर लगा हुआ है तो खनिज लवण का अवशोषित करेगा। तो इसके लिए क्या होता है? देखिए, इसके नीचे जड़ निकले हुए रहते हैं ना, तो यही जड़ जो है पृथ्वी के गहराई तक गया हुआ रहता है, जिससे हमें जो जल या खनिज लवण कहाँ मिलेगा? तो पृथ्वी के अंदर तो ही मिलेगा ना। तो पृथ्वी के अंदर तना तो नहीं गया है ना, इसका सिरा तो नहीं गया है ना, सिर्फ गया है, क्या गया है? जड़। तो पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं किसके तरफ से? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और आपको तो हमने बता ही दिया है कि ये जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर है, जो कि कहीं और नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है इसी चैनल पर आपके टेक्स्ट बुक का। और ये भी आपको बता देता हूं मैं कि आपका जैक का जो जितना जेटेट एग्जाम हुआ है सबको हम इसमें आपको विवरण भी देते हैं कि पूछा गया था कि नहीं। ये आपके पाठ्यक्रम पर ही होगा, जैक का पाठ्यक्रम पर ही एग्जाम होगा और ये आपका जैक का जो टेक्स्ट बुक है उसी पर ही आएगा और उसका नोट्स यहाँ पर 101% भिड़ने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ करके नोट्स परचेज करके सारे चीज को देख लीजिए। अभी एग्जाम देर है और तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसे कहते हैं। पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, पौधों में जो जल होता है या पदार्थों का परिवहन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे जड़ से हम लोग कहाँ से ले जाते हैं? जड़ से ले जाते हैं खनिज लवण को अवशोषित। तो ये किसी ऊतक का काम होता है। तो ये जिस ऊतक से होता है उसको क्या कहते हैं? परिवहन ऊतक, संवहन ऊतक, परिसंचरण ऊतक या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, ये संवहन ऊतक होता है। इसमें जो ऊतक होता है पेड़ पौधे में, उसमें कौन सा ऊतक हम काम करता है? तो संवहन ऊतक होता है। और संवहन ऊतक के द्वारा पेड़ पौधे जो है जल पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि संवहन ऊतक जो होता है पेड़ पौधों में वो कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, संवहन ऊतक जो होता है पेड़ पौधों में
वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नीचे वो भी प्रश्न आ रहा है, आप देख लीजिएगा, और सारा प्रश्न आपका आकलन परीक्षा में आने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक को जाइलम कहते हैं और एक को फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बार आता है और आपको हम कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं कि जाइलम कहाँ काम करेगा और फ्लोएम कहाँ काम करेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, सारा इसका जितना क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट। अगर आप 20 से छोड़ के भागते हैं तो आपका नंबर भी भाग जाएगा ना। पूरे पौधों में जल का परिवहन किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है? देखिए जल में जो परिवहन होता है वो संवहन ऊतक के द्वारा होता है। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए जाइलम में ज से क्या हो गया? जल। जाइलम में ज से क्या हो गया? जल। अब फ्लोएम में फ से क्या हो गया? फ से यहाँ पर फूड रखिएगा। क्या रखिएगा? फूड, जिसको हम लोग भोजन कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम करता है ना। जाइलम हो गया, जाइलम हो गया। ठीक है, जाइलम ना, और यहाँ पर हो गया जल, हुआ ना। तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन करता है उसको हम लोग कहते हैं जाइलम। और जो पेड़ पौधों में फूड यानी भोजन का परिवहन, तो भोजन को फूड याद रखिएगा, तो फूड को फ से फ्लोएम, हुआ ना। तब फूड का, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जल का परिवहन जाइलम करता है। याद हो गया? तो देखिए आपसे पूछा है कि पूरे पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा? तो जल का परिवहन किसके द्वारा? तो जल, ज से जल और ज से यहाँ पर संवहन ऊतक कौन हो गया? जाइलम। यानी जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम किस में है? ए में है। एकदम याद कर लीजिएगा। ऐसे देखिए ठेठ भाषा में जब पढ़िएगा ना तो आपको कहीं नहीं भुलाइएगा, समझ गए? देखिए यहाँ पर नोट्स परचेज कर उनके लिए बनाया हुआ है। जाइलम नलिकाओं का जाल बनाता है जो जड़ को तना एवं शाखाओं के द्वारा पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार जाइलम का बना जाल पूरे पौधों में जल का परिवहन करता है, और जो जल का परिवहन होता है तो पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। और ये काम किसका है? जाइलम का है। और जाइलम मतलब जल, माने जल का परिवहन जाइलम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पूरे पौधों में भोजन का परिवहन किस भाग किस परिवहन जो होता है, परिवहन कह लीजिए संवहन, किस ऊतक के द्वारा होता है, किस भाग के द्वारा होता है? ठीक है, तो पूरे पौधों में भोजन ना, भोजन मतलब यहाँ पर हम लोग कहते हैं फूड, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना, फूड, भोजन। और इसी को फ से याद रखिएगा, फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, तो पूरे पौधे में फ्लोएम, फ्लोएम, तो फूड, और फूड माने भोजन। तो पूरे पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, इसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में जिस संवहन ऊतक से होता है उन्हें फ्लोएम कहते हैं। बात समझ गए? अब देखिएगा अगला। पौधों में उपस्थित जल को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? पौधों में उपस्थित जल को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? रंध्र के द्वारा, फूल के द्वारा, पत्ती के द्वारा या जड़ के द्वारा? ठीक है, तो पौधों में जो उपस्थित जल होता है उसको बाहर जो निकाला जाता है वो रंध्र के द्वारा, जो कि पत्तियों में पाई जाती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं पत्ती, ये सीरा भाग हो गया। ठीक है, ये पत्ती बन गया, तो ऊपर जो ये छीटे छीटे भाग होते हैं ये रंध्र होते हैं। इसके द्वारा जो होता है पेड़ पौधे जो जल आता है उसका निष्कासन भी करते हैं, जो वाष्पन के रूप में होता है। तो ये रंध्र होता है। क्या होता है आपका? रंध्र के द्वारा होता है। देखिए पत्तियों के सतह पर उपस्थित रंध्र या छेद के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ मिलकर शरीर के किस तंत्र को बनाती है? ठीक है, हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ मिलकर शरीर के किस तंत्र को बनाती है? ठीक है, पाचन तंत्र को, निष्कासन तंत्र को, परिसंचरण तंत्र को, या कोई नहीं। ठीक है, तो हृदय एवं रक्त वाहिनियां जब आपस में मिलेगी तो ये शरीर का परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। इसका आंसर सी होगा, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आप सभी कमेंट करते चलिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप देखिए नोट्स, ये हाथ से बनाया हुआ नोट्स है जो कि आपका 101% परीक्षा में आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे तो अलग बात है, आप जहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से बाहर तो एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस जाल के द्वारा होता है वो कौन होता है? तो पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस तरह जल द्वारा कहाँ तक होता है? जल द्वारा होता है। जल द्वारा जो होता है वो कहाँ तक होता है? आपको जड़ से लेके पत्तियों तक होता है, जड़ से लेके पत्तियों तक होता है। ठीक है, हमारा रक्त क्या है? बहुत बड़ा है, आपको बता दे रहे हैं, 1001 वर्ग हमारा रक्त क्या है, एकदम देख लीजिएगा। तरल संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, कोशिकीय ऊतक है, या परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो हमारा जो रक्त है वो है तरल संयोजी ऊतक है। एकदम इसको देख लीजिएगा, हमारा रक्त क्या है, ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है,
अगला, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर होगा तो उसके शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होता है, माने कि जितना वजन है उसका 7% लगभग जल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आदमी का अगर कहा जाएगा तो 5 लीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 5 लीटर लगभग माना जाता है इसका राइट आंसर। रक्त के तरल भाग को क्या कहता है? हमारा रक्त होता है ना, तो रक्त होता है तो जब कटते हैं तो तरल भाग चलता है ना, तो रक्त के इस तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, खून कहते हैं, रक्त पट्टिका कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो रक्त के तरल भाग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, यानी रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिससे कहते हैं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिससे कहते हैं हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। और ये भी प्रश्न जो है 1001 बार आपका आया हुआ है और ये आकलन में तो बहुत बार पूछा गया है, एकदम देख लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स तो लेके आज भी जुड़ जाइएगा अभी ना, और सब देख लीजिएगा, नहीं तो पैसा के अभाव में तो गड़बड़ाता है, गड़बड़ाना ना है, तुम सबको लेके जुड़ जाइए और जो है वही खुल के बोलिए और ले लीजिए। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? रक्त का रंग लाल केकर कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? बताइए, शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन जहाँ कम होगा तो सीधे रोग होगा और वहाँ से आदमी डेठे कलेम पर जाता है ना, तो वो कौन ऑक्सीजन को प्रदान करते रहता है? किससे मिलता है? क्या होना चाहिए आपके शरीर के अंदर? तो हीमोग्लोबिन लेवल। जेकर हीमोग्लोबिन देखते हैं, सबसे पहले हीमोग्लोबिन जांच होता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन 13, 14, 12, 13 ना होता है आपका खूनों कोई नहीं लेता है का, ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, मर भी सकता है आदमी। तो इसलिए हीमोग्लोबिन बढ़ाइए, हीमोग्लोबिन का लेवल। ठीक है, हीमोग्लोबिन है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम। तो ये सब काम, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन हो, वो सब किसका काम है? हीमोग्लोबिन के काम है। ठीक है, अगला है, कौन सी रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है? ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु या कोई नहीं। ठीक, तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे रोग जीव जंतुओं को लड़ने वालों को नष्ट करते रहते हैं। हमारे शरीर के भार का लगभग कितना भाग रक्त होता है? हमारे शरीर के भार का लगभग कितना भाग रक्त होता है? 6, 5, 8 या 7? तो हमारे शरीर के भार का लगभग, देखिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर 7 से 8%, यानी लगभग 7% ही चलता है, 7% होता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या प्लेटलेट्स या कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाना देखते होंगे, सुनते होंगे कि इसका रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, तो यहाँ पर कहते हैं विटामिन के कौन कमी, विटामिन के की कमी कहते हैं ना। लेकिन ये कौन सी कोशिकाएं में बनता है? रक्त का थक्का कौन बनाता है कौन है? तो यहाँ पर देखिए, ये तो रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है, ये खून का रंग लाल करता है, और पट्टिकाणु जो होता है वही करता है। ये पट्टिकाणु या इसी को रक्त कणिका जो हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं? प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं या पट्टिकाणु कहते हैं, यही जो है रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, जिससे आपका अगर कभी कट भी जाता है तो आप देखते होंगे जैसे कटता है तो वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है। नहीं तो अगर बहते रहेगा बहुत का तो वो क्या होगा कि आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाएगा और उसके बाद पेशेंट का यहाँ पर डेथ हो सकता है। इसलिए इसमें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जो होता है वो फायदा करता है आपका। चलिए अगला देखिएगा, शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? ठीक है, तो रक्त जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है, तो देखिएगा शरीर में जो होता है इस तरह के बहुत से रक्त वाहिनी बनी होती है रक्त को ले जाने के लिए, रक्त वाहिनी भेन बना होता है, इसी से रक्त जो होता है चारों जगह जाते रहता है, जिससे यहाँ पर जो है शरीर संतुलित रहता है, ऑक्सीजन मिलते रहता है और आदमी जीवित रहता है। तो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रक्त वाहिनियाँ होती है। ठीक है, क्या होती है? रक्त वाहिनियाँ। शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है? शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है? 1, 2, 3 या कोई नहीं। ठीक है,
तो शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग यहाँ पर देखिए कहते हैं धमनी और दूसरे को कहते हैं सीरा। ठीक है, अब देखिए नीचे आ भी गया कि दोनों रक्त वाहिनियाँ का नाम क्या है। दोनों रक्त वाहिनियाँ का नाम क्या है? धमनी, सीरा, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो दोनों रक्त वाहिनी का नाम धमनी भी है, सीरा भी है, यानी सी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सी रक्त वाहिनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाते हैं? तो दो रक्त वाहिनी हो गया, एक धमनी हो गया, एक सीरा हो गया। तो जो हम लोग लेते हैं तो शरीर में क्या होता है? एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो कौन सी रक्त वाहिनियाँ ऑक्सीजन लेने का काम करती है और पूरे हृदय से लेकर शरीर तक पूरा ऑक्सीजन को पहुंचाती है? तो वो देखिए उसका नाम है धमनी। उसका नाम क्या है? धमनी। याद रखिएगा, हृदय से लेकर के पूरे जगह रक्त कौन पहुंचाता है? धमनी पहुंचाता है। देखिए नोट्स भी यहाँ पर बनाया हुआ है, नोट्स आप लोग परचेज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। सामान्य नाड़ी स्पंदन की दर प्रति मिनट होती है। नाड़ी स्पंदन की दर प्रति मिनट होती है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, 72 से 80, 80 से 85, 70 से 75 या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है 72 या 72 से 80 पर मिनट जो होता है नाड़ी स्पंदन की दर होती है। ठीक है, हृदय स्पंदन का दर होता है। हृदय स्पंदन यानी हृदय की गति को पता लगाने के लिए किस प्रकार का जांच किया जाता है? क्या जांच आपको डॉक्टर करवाते हैं? ECG, EEG, EPG या नेफ्रॉन, किसका करते हैं? ठीक है, तो हृदय की जांच के लिए यहाँ पर जो होता है ECG करवाया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामी जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी जांच के बाद पता चल जाता है कि आपके हृदय का स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस लाते हैं। ठीक है, जो शरीर के सभी भागों को ले जाके पहुंचाता है ओकर नाम है देखिए धमनी, और जो शरीर के सभी भागों से होकर के वापस आता है, रिटर्न होके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन होता है और जो रिटर्न होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होता है और बाहर निकलता है शरीर का, वो करता है देखिए सीरा। वो कौन करता है? सीरा ना, वो कौन करता है? सीरा। तो इसका राइट आंसर सीरा हो जाएगा। अब देखिएगा अगला, जो इस तरह से देखिए यहाँ पर जितना जो प्रश्न आ रहा है ना, सब आपको कहीं ना कहीं देखिए हमारा प्रश्न छपने वाला है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। विलंब नहीं करना है, विलंब करने से आप ही का नुकसान होता है। तो विलंब करेंगे तो आप सारे नोट्स वीडियो को देख नहीं पाएंगे, अच्छा नंबर आ नहीं पाएगा, हो सके कि एक दो खातिर नंबर खातिर कम भी पड़ जाए, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला अंग होता है धमनी, सीरा, हृदय या कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला जो कि यहाँ पर लाइफ टाइम आजीवन चलता है, एक ही बार खत्म हो जाता है, मर गया आदमी, तो वो है देखिए हार्ट, हृदय। वो कौन है? हृदय है, जो 24 आवर काम करते रहता है। आदमी तो थक जाता है लेकिन हृदय नहीं थकता है, एक ही दिन थकता है और आदमी चल बसता है। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। तो ऊपर का 2 कक्ष को क्या कहते हैं? हमारा हृदय जो है देखिए 4 कक्ष में बटा हुआ है, एक ऊपर का 2 भाग, नीचे का 2 भाग। तो ऊपर के 2 भाग को क्या कहते हैं और नीचे के 2 भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, तो ऊपर मैंने यहाँ पर आलिंद याद रखना है। क्या याद रखना है? आलिंद, ऊपर वाले भाग को आलिंद। और नीचे हो गया तो नीचे में नी होता है ना, तो नी से याद रखना है नीलय। नी से क्या याद रखना है? नीलय। यानी ऊपर है तो अ से आलिंद और नीचे है तो नी से नीलय। तो आलिंद और नीलय यही दुगो होता है, दुगो ऊपर होता है, दुगो नीचे होता है। तो ऊपर वाले के आलिंद कहते हैं। हमारा हृदय में निचले 2 भाग को क्या कहते हैं? देखिए निचला आ गया ना हृदय का, तो निचला में नी लगा है कि न लगा है? नील, और नी लगा है तो एक याद रखिएगा नी से नीलय भी, यानी निचला भाग को नीलय कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, निचला भाग को नीलय कहिएगा। हमारा हृदय, अगला प्रश्न है, हमारा हृदय जो है यहाँ पर आ गया, हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है? पेशीय ऊतक है, पेशीय अंग है, स्पंदी है या कोई नहीं? ठीक है, तो हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है? तो अंग की बात है तो वो पेशीय अंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेशीय अंग। हृदय की गति ब्रैकेट में स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हृदय की गति या स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, बैरोमीटर या तापमापी? ठीक है, तो हृदय की गति या स्पंद को मापने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। किसको करते हैं? स्टेथोस्कोप। ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हृदय की गति मापने के लिए स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर ताप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और तापमापी द्वारा ताप। ठीक है, तो ये भी आते हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है। अगला है आपका स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं होता है। जैसे जंतुओं में क्या नहीं होता है आपको बताना है? रक्त नहीं होता है,
परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, जिस जल में रहते हैं वही से उनके शरीर को प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति होता है, और अगला है सभी। ठीक है, तो ये स्पंज और हाइड्रा जो है ना, उसके लिए सभी सही है ना, वो सभी सही है, इसका राइट आंसर सभी होगा। जलीय जीव मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? जलीय जीव मछली है तो सभी जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं ना। तो यहाँ पर जलीय जीव जंतु मछली जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया, अर्धथ्रोस, यूरिया या कोई नहीं। तो यहाँ पर जलीय जीव जंतु मछली जो होते हैं वो अमोनिया करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है, मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ कौन है? अमोनिया, अर्धठोस, यूरिया या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ जो होता है हम लोग करते हैं वो होता है देखिए यूरिया। ठीक है, यानी हम लोग जो यहाँ पर यूरिन करते हैं उसमें ज़्यादा करके आपको यूरिया का मात्रा होता है, तो ये यूरिया हम लोग जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। अगला है अमीबा और पैरामेशियम के बारे में क्या सही है? अमीबा और पैरामेशियम हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, एक कोशिकीय छोटा जीव होते हैं, या अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से विसरण विधि द्वारा बाहर निकालते हैं, या सभी। तो देखिए ये अमीबा और पैरामेशियम के बारे में ये सभी सही है, तो इसमें से आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आते रहते हैं आपको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए सजीवों के द्वारा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल होता है, मानव जो उत्सर्जन करता है उस तंत्र में क्या क्या चीज शामिल होता है? 2 गो मूत्रवाहिनी होता है, 1 गो मूत्राशय होता है, 1 जोड़ा सेम के आकार का वृकक होता है, या सभी। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर सभी होगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र के रूप में यानी अपशिष्ट या बेकार या व्यर्थ पदार्थ को निकालने के लिए क्या क्या होती है? 2 मूत्रवाहिनी होती है, 1 मूत्राशय होता है, 1 जोड़ा सेम के आकार का किडनी होता है। ठीक है, ये सभी सही है। अगला है मूत्र में होता है, जो हमारा मूत्र होता है उसमें क्या चीज होता है? 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है, या सभी होता है। तो आपको हम बता दें जो हमारा मूत्र है उसमें जल भी होता है, यूरिया भी होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी होता है, सभी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? अपोहन, यूरिया, उत्सर्जन या कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त के छानने की विधि को कहते हैं अपोहन, या इसी को कहते हैं हम लोग डायलिसिस। क्या कहते हैं? इसी को डायलिसिस भी कहते हैं। पसीने के रूप में शरीर से क्या चीज बाहर निकलता है? पसीने के रूप में शरीर से क्या चीज बाहर निकलता है? जल, यूरिया, लवण या सभी। तो ठीक है, पसीने के रूप में शरीर से जो निकलता है वो आपका यूरिया होता है। क्या होता है आपका? यूरिया भी होता है, लवण भी होता है, जल भी होता है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका? राइट आंसर सभी हो जाएगा। इनमें कौन कौन रक्त कणिकाएं हैं? इसमें कौन कौन रक्त कणिकाएं हैं आपको बताना है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस या सभी। तो इसमें 3 गो रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण, और प्लेटलेटस यानी सभी। इसका राइट आंसर सब। आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न आपका है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लीडेनहवेक, रॉबर्ट हुक, जॉन वाल्स या हाइजीन। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक की तरफ से किया गया था, और ये जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे आपको मिलेगा। और इसके पहले सारे नोट्स बना दिए गए हैं। अब तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज चल रहे हैं, तो पहले नोट्स को देख लें फिर इंपॉर्टेंट सीरीज को देख लेंगे। यहाँ से बाहर आपके प्रश्न नहीं आने वाले हैं, तो आप सभी जरूर एक बार देख लेंगे। जो भी जुड़े हैं जरूर देखते चलेंगे। किस जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? माइक्रोप्लाज्मा, लैक्टोबैसिल्स, ट्रेपोनोमा या एस्पॉन्स। कौन सा होता है सबसे जीवाणु का आकार छोटा? ठीक है, तो ये देखिए माइक्रोप्लाज्मा जो होता है कोशिका के जीवाणु, इसका आकार जो होता है सबसे छोटा होता है। इसमें कौन एक कोशिकीय जीव है? आपको बताना है कि इसमें कौन एक कोशिकीय जीव है। 1001 बार यह प्रश्न पूछा गया है। मोइकाप्लाज्मा, ट्रेपोनोमा, अमीबा या कोई नहीं। तो देखिए अमीबा जो है यहाँ पर वह एक कोशिकीय जीव है, और 1001 बार यह प्रश्न पूछा गया है। केवल हम आपके लिए वैसे ही प्रश्नों को लाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करेंगे, जिससे कि आपको 101% सफलता के साथ साथ आपको मेरिट भी बन जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1972-73, 1990, 2007-8 या शुरू नहीं हुआ है? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ है वो आपका 1972-73 ईस्वी के बीच में इसका शुरुआत किया गया है।
पर्यावरण हितैषी व्यवहार है, इसमें कौन सा व्यवहार आपको ऐसा लगता है जो पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए हितैषी होगा? खरीदारी के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करना, ये पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है, ये हानिकारक है, ठीक है। प्लास्टिक का बोतल जलाशय में फेंकना, ये भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक से बने सामान को जमीन में गाड़ना, ये भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। खरीदारी के लिए जूट के थैले का प्रयोग करना, यह पर्यावरण के लिए क्या है, हितैषी है या लाभदायक है, क्योंकि हम जूट के थैले का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, यदि हम फेंक भी देते हैं तो ज़मीन में क्या होता है, सड़ गल के फिर वो मिट्टी के रूप में तैयार हो जाता है। यदि जला देते हैं तो वो भी पर्यावरण हितैषी यहाँ पर होता है, ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, बुध, शनि या वरुण, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो देखिए आपका बृहस्पति है। और इसके ग्रह से संबंधित सारे नोट्स और पीडीएफ आपको बना दिए गए हैं, तो नोट्स और पीडीएफ तो जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स है जो कि कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिल रहा है, तो आप सभी यहाँ पर जरूर देख लेंगे। एक मुलायम धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, चांदी, पारा, सोडियम या सोना, वह कौन सा मुलायम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर चाकू से काटे जाने वाले धातु जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये सबसे मुलायम होते हैं, केक के जैसा, जिसको हम लोग यहाँ पर चाकू से भी काट सकते हैं। गेहूं में रस्ट किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? गेहूं में एक रोग होता है जिसका नाम होता है रस्ट, यह कौन सा सूक्ष्मजीव के कारण होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कवक होता है। कौन होता है? कवक होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, तोता, कबूतर या कोयल? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, तोता, कबूतर या कोयल? 1 लाख बारी प्रश्न पूछा गया है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप सभी को सही बता रहे होंगे, मोर ही होगा इसका राइट आंसर। इसमें कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस या सभी? देखिए जीवाश्म ईंधन के लिए आप एक नाम याद रखिएगा, कोपेको। क्या होता है? कोपेको, ठीक है। को से हो गया कोयला, और पे से हो गया पेट्रोलियम, और फिर को से हो गया कोल गैस, यानी कोयला है, पेट्रोलियम है, कोल गैस है, ये सब जीवाश्म ईंधन है, यानी जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जो प्राप्त होता है उसको जीवाश्म के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम और कोल गैस का नाम आता है, और बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? प्राकृतिक गैस जो है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है आपको बताना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन। और कभी कभी देखिए इसका सूत्र भी दिया हुआ रहता है, तो मीथेन का सूत्र याद रखिएगा, CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। अगला है, विद्युत का सुचालक धातु है प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी या कांच? विद्युत का सुचालक धातु कौन है? प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी या कांच? तो देखिए सुचालक जिससे धारा का प्रवाह होता है, तो हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि प्लास्टिक के हाथ में बांध लो उसके बाद लाइन का काम करो, इसका मतलब है कि उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, प्लास्टिक में नहीं होगा। और लकड़ी में देखते हैं तो लकड़ी में यहाँ पर मुख्य रूप से होना चाहिए सूखी हुई लकड़ी, तो यहाँ पर लकड़ी सूखी हुई लकड़ी के सेंस में होता है ना, तो हरी लकड़ी लिखा हुआ रहता है, तो ये भी क्या विद्युत का सुचालक नहीं है। कांच विद्युत का सुचालक नहीं है, लेकिन लोहा जो है वो विद्युत का सुचालक धातु है। इसमें कौन अधातु है? Ag, Au, Al या N? कौन सा अधातु है? इसमें कौन अधातु है? ठीक है, तो देखिए Ag जो है इसको चांदी चांदी कहते हैं हम लोग, इसलिए ये धातु है। Au जिसको सोना के सेंस में लेते हैं, ये भी धातु है। एल्युमिनियम, ये भी धातु है, लेकिन N जो है ये धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, लोहा, तांबा या सोना? 1 लाख बारी प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सबसे कठोर पदार्थ में कौन होता है? सबसे प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जिसको जमीन को भेदने, चट्टानों को छेद करने, ड्रिलिंग करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें कौन उपग्रह है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी या चंद्रमा? तो देखिए शुक्र जो है ये तो ग्रह है, मंगल भी ग्रह है और पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं होता है। ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद्रमा क्या है? यह उपग्रह है। तो आपसे पूछा गया कि किसमें कौन उपग्रह है, तो शुक्र तो ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी इस प्रश्न को देखने के लिए, ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज के साथ अवश्य जुड़ेंगे। और यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ जो आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर बन करके तैयार हो गया है, उसको जरूर परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर एग्जाम में 101% प्रश्न जो है जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर ही रहेगा। तो आप सभी जरूर यहाँ से लेकर के पढ़ लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।